तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सार विद कृषि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का सल्यूशन, जो कि 2022 का पेपर है। तो आप ये सारे ओल्ड पेपर ज़रूर से पढ़ के जाया कीजिए, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सल्यूशन को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष डैश में शुरू हुआ। तो ये आपका 2000 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारी जैविक खाद है? तो भारी जैविक खाद जो है आपकी ये सभी हैं, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, कंपोस्ट। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एजेटोबैक्टर फसल उत्पादन में डैश की वृद्धि करता है। तो ये जो है 10 से 15% की वृद्धि करता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर डैश पर किलोग्राम सीड बीज तैयार करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 5 से 10 ग्राम पर किलोग्राम सीड। अपशिष्ट पदार्थ से बने सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ के ढेर को कहते हैं। तो इसे कंपोस्ट कहा जाता है। नील हरित शैवाल की प्रजाति है एनाबिना, नास्टॉक, ओलोसिरा। तो ये आपकी सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन हरी पत्ती वाली खाद है? तो हरी पत्ती वाली खाद जो है करंज की पत्ती है। कंपोस्ट खेत में लगने के लिए तैयार की जाती है। तो ये 3 से 4 माह तक तैयार की जाती है। कार्बनिक खेती के जनक हैं, तो ये आपके अल्बर्ट हॉवर्ड हैं। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत पाया जाता है। मूंगफली की खली में 7.3 पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य तेल वाली तेल खली है? तो अखाद्य तेल खली जो है वो कैस्टर केक होता है, अरंड की खली। फसल अवशेषों को जलाने से डैश तत्वों का ह्रास हो जाता है। तो 100% नाइट्रोजन एंड 25% तक फास्फोरस का ह्रास हो जाता है। भिंडी किसकी कीट आकर्षक है? तो भिंडी को जो है लाल वर्म के लिए, कीट के जो है बचाने के लिए उगाया जाता है, जो कपास के लिए है, ट्रैप क्रॉप। IFOAM की स्थापना हुई। तो ये आपकी 1972 में हुई थी। आप जैविक खेती में अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं एक अनुपूरक घटक के रूप में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, डैश एक माइक्रोबियल कीटनाशक है। तो ये आपका बैसिलस thuringiensis है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा कितनी होती है? तो वर्मी कंपोस्ट में 0.5 से 1% तक नाइट्रोजन, 0.15 से 0.56 तक फास्फोरस तथा 0.06 से 0.3 तक पोटास पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा देश जैविक खेती के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल में है? तो सबसे ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक राज्य है? तो ये आपका सिक्किम है, जो कि इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग शायद असम या झारखंड होना चाहिए। 2023 जो है 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा रसायनों का प्रयोग करके बनाया जाता है? तो रसायनों का प्रयोग करके कीटनाशक बनाया जाता है। जैविक खाद्य की खेती की लागत होती है, तो पारंपरिक खेती से अधिक होती है। एजोला एक जैव उर्वरक है जो फसल की उपज 50% तक बढ़ा देता है। जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत हैं फसल चक्र, जैविक चक्र, मिश्रित खेती। तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, खेत में हरी खाद की फसल को उगाना तथा उसको खेती में हरी अवस्था में समाविष्ट करना। तो इसे इन सिटू हरी खाद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है? तो नाइट्रिफिकेशन अवरोधक नीम की खली है, इसीलिए नीम कोटेड यूरिया अभी गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट करती है। जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है? तो जैविक खेती के जो लाभ और महत्व हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि, पर्यावरण के अनुकूल, कोई रासायनिक उपयोग नहीं। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा।
कंपोस्ट बनाने के लिए बेंगलोर जो विधि है ये आपकी CN आचार्य ने दी थी। खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि नहीं है, तो खरपतवार नियंत्रण की फसल चक्र यांत्रिक विधि नहीं है। केंचुआ दैनिक भोजन सामग्री अपने शरीर से जो है 4 से 5 गुना अधिक भोजन तक खाता है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है, तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना व बढ़ाना। 34 नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती आंदोलन वर्ष डैश में प्रारंभ किया गया था, तो ये जो है 1930 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, सीरे में पाया जाता है, तो सीरे में 3% नाइट्रोजन तथा 3 से 5% तक पोटास पाया जाता है। पशुओं के मूत्र और मल से युक्त धारा प्रवाह में अर्ध तरल पदार्थ को कहते हैं, तो इसे स्लरी कहते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तथा जो ठोस होता है उसे स्लज कहते हैं। पोल्ट्री मैन्योर में पाया जाता है, तो पोल्ट्री मैन्योर में जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इसको अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी होना चाहिए। 3.8% नाइट्रोजन, 3.5% फास्फोरस तथा 1.7% पोटास, जबकि इसका जो एग्जैक्ट आंसर है तो इसमें 3.03% नाइट्रोजन पाया जाता है, 2.63% फास्फोरस पाया जाता है और 1.4% K2O पाया जाता है। इनमें से एक हल्की कार्बनिक खाद नहीं है, तो जो है हल्की कार्बनिक खाद मुर्गी बीट खाद नहीं है। पोल्ट्री मैन्योर जो है ये कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है। साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया जो है नीलहरित शैवाल कहलाते हैं। माइक्रोओराइजा का प्रयोग किस फसल में किया जाता है, तो माइक्रोओराइजा का प्रयोग दलहनी और एवं फल वृक्षों में किया जाता है। इनमें से फास्फोरस घोलक जीवाणु है, तो फास्फोरस घोलक जो आपके जीवाणु है वो आपके स्यूडोमोनास स्टेटा और बैसिलस पॉलीमिक्सा, ये दोनों हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बावासा। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त केंचुए का वर्ग है, तो सबसे बढ़िया जो केंचुए की वो होती है वैरायटी, वो एपिजोइक होती है। अनाज, तिलहन एवं सब्जियों की फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट की अनुशंसित मात्रा है, तो ये आपकी 0.5 से 0.6 टन पर हेक्टेयर है। अनाज की फसल के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो अनाज की फसलों में जो है एज़ोटोबैक्टर का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैवनाशी है, तो जैवनाशी ये सभी हैं, डिवाइन, कोलगो, बायोपोलेरिस। खेती की आधुनिक प्रणाली जिसमें खेती की लागतों में रसायनों का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है उसे डैश कहते हैं, तो उसे जो है जैविक खेती कहते हैं। IFOM का पूरा नाम जो होता है ये होता है आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, जैविक खेती के प्रमुख घटक हैं, तो जैविक खेती के प्रमुख घटक कार्बनिक खादें, जैव उर्वरक, वनस्पतिक अपशिष्ट पदार्थ, ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, जैविक खेती के अंतर्गत जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक इकाई के पूंजीगत सब्सिडी क्या है, तो ये आपकी 25% है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, नीची भूमि वाले धान के लिए उपयुक्त हरी खाद की फसल है, तो ये सस्पेनिया एकुलेटा है जो कि ढैंचा है। ट्राइकोग्रामा का प्रयोग अधिकतर डैश के नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय मृदाओं में औसतन नाइट्रोजन पाया जाता है, तो भारतीय मृदाओं में औसतन नाइट्रोजन 0.3 से 0.7% पाया जाता है, 0.03 से लेकर 0.07% पाया जाता है। अधिकतर पौध पोषक तत्व मृदा में डैश क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं, तो ज़्यादातर पोषक तत्व लीचिंग के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, निछालन के द्वारा। केंचुए द्वारा छोड़े गए तरल अपशिष्ट पदार्थ को वर्मी वाश कहते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट से निकलता है। सर्वप्रथम दलहनी राइजोबियम सहजीविता का अध्ययन किया गया था, तो ये आपका किया था सी टिल्टनर ने। क्वेश्चन नंबर 56 जो है आपका, 1 एकड़ भूमि के ऊपर हवा का जो आयतन होता है उसे में डैश टन नाइट्रोजन होती है, तो उसमें जो है 80,000 टन नाइट्रोजन होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से एक अवायुजीवी जीवाणु है, तो आपकी कोलोस्ट्रिडियम
अवायुजीवी जीवाणु है। वर्मीवाश में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जिब्रेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन, लिपेज, तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है एजोला रूब्रा जो है ये एक जैव उर्वरक है। नील हरित शैवाल आमतौर पर किस फसल में प्रयोग किए जाते हैं? तो नील हरित शैवाल जो है आपके आमतौर पर धान की फसल में प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें और वो भी अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको अभी 2023 और 2024 का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा।